जय हिंद साथियों। आइए इस क्लास में जल परिवहन पर हम चर्चा करते हैं। वाटर ट्रांसपोर्ट। देखिए मित्रों, जल परिवहन की चर्चा से पहले थोड़ा सा आपका ध्यान हम आकृष्ट करना चाहें कि जल परिवहन का इतिहास बहुत ही पुराना है। सिंधु घाटी सभ्यता में भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उल्लेख मिलता है और जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समुद्र के रास्ते अथवा सागर के रास्ते, खाड़ी के रास्ते, दरिया के रास्ते हुआ करता था। तो ऐसे यूं समझ लीजिए कि जल परिवहन का इतिहास भारत में बहुत ही प्राचीन रहा है। पहले इतनी सुविधाएं नहीं हुआ करती थी, तो जल के मार्ग से ही जो है सामानों को ढोया जाता था, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता था। मित्रों, आंतरिक जलमार्ग की खूब चर्चा मौर्य काल में हुई है, क्योंकि मौर्य काल में चुनार से पत्थरों को, बड़े बड़े वजनी पत्थरों को जो है वो पानी की सहायता से बहा के या बोट पे लाद के भारत के विभिन्न कोनों में सम्राट अशोक द्वारा पहुंचाया गया था। ये आंतरिक परिवहन का जीता जागता उदाहरण है। अब धीरे धीरे उसके बाद मौर्यों का टाइम के बाद गुप्त या और भारत का जो स्वर्णिम इतिहास रहा है वो कहीं न कहीं से इसके लिए बहुत ही एक अपना अलग स्थान था जल परिवहन का। और आज़ादी के बाद तो आप लोगों ने खूब डेवलपमेंट किया, खूब टॉप क्लास की व्यवस्था कर ली। तो हम चलते हैं जल परिवहन पर चर्चा करते हैं। मित्रों देखिए, जल परिवहन दो भागों में जो इसका क्लासिफिकेशन किया जाता है, वर्गीकरण किया जाता है। आंतरिक जल परिवहन, जहाज रानी परिवहन या विदेशों के साथ व्यापार, समुद्र तटीय व्यापार। आंतरिक परिवहन में मित्रों जो पहला राष्ट्रीय जल मार्ग है वाटर NW1 यानी नेशनल वाटर मार्ग जो था पहला, वो प्रयागराज से हल्दिया है। दूसरा जो है सादिया से धुबरी है। तीसरा कोलम से कोट्टमपुरम है और वजीराबाद से पुच्चेरी चौथा है और तलचर से धमरा। ये 5 जो है आंतरिक जल मार्गों की चर्चा भारत में की जाती है, जिसमें सबसे बड़ा जो जल मार्ग है वो प्रयागराज से हल्दिया है। ये गंगा के सहारे ये मार्ग जाता है और ये नौकायन के लिए या एक यूं कह लीजिए कि एक आंतरिक जल मार्ग की श्रेणी में इसका जो है उल्लेख किया गया है, डेवलपमेंट किया जा रहा है। मित्रों हम चलते हैं, सबसे इसके बाद चर्चा करते हैं जो है भारत के बंदरगाहों की। देखिए मित्रों, जहां से बहुत प्रश्न आता है। हाँ, अब देखिए जरा सा पश्चिमी घाट, यूं कह लीजिए यहाँ से गुजरात से लेकर यहाँ पे केरल के तट तक, ये इस पर 6-7 बड़े बंदरगाह हैं। इसे पश्चिमी तटीय बंदरगाह कहा जाता है। और यहाँ कोलकाता से यानी पश्चिम बंगाल से लेकर और यहाँ जो है तमिलनाडु तक, इधर भी 6-7 बंदरगाह बहुत चर्चित हैं, बड़े बंदरगाह हैं और इन्हीं की चर्चा इन बंदरगाहों में की जाएगी। मित्रों इनमें कांदला, मुंबई, मामूर गोवा, न्यू मंगलोर, कोच्चि, ये 6 बड़े बंदरगाह हैं। मित्रों इसकी चर्चा भी हो जाएगी। और इधर कोलकाता, हल्दिया, ये दोनों पश्चिम बंगाल में है। पारादीप गुजरात में, विशाखापत्तनम, काकीनाडा, मामल्लपुरम, चेन्नई, ये 6-7 बंदरगाह इधर भी हैं जो बड़े हैं। हम एक एक की चर्चा इस क्लास में आपसे करेंगे। मित्रों देखिए, इस सबसे पहला जो अगर देखा जाए तो कांदला, पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कांदला, पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कांदला। मित्रों ये जो है आयात पत्तन है, ये ज्वारीय बंदरगाह है जो गुजरात में है, कच्छ के घाटी में है। यह एक प्राकृतिक बंदरगाह भी है। एक ऐसा बंदरगाह है, एक प्राकृतिक बंदरगाह है। उसके बाद मुंबई बंदरगाह आता है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ पे है? मुंबई में है साथियों। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ पे है? मुंबई में है। मामूर गांव, यह गोवा में है, जुआरी नदी के तट पर। लौह अयस्क का यहाँ से निर्यात किया जाता है और यह भी भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है साथियों। उसके बाद न्यू मंगलौर बंदरगाह, यह कहाँ है? यह लौह अयस्क का निर्यात करता है और ये भी जो है आपका कर्नाटक में है। नावा सेवा जो है मुंबई में है। भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है साथियों। तूतीकोरिन मत्स्य पत्तन कहा जाता है इसको। चेन्नई बंदरगाह भारत का सबसे पुराना और खुला बंदरगाह, यह एक कृत्रिम बंदरगाह भी है। कौन सी? तूतीकोरिन, चेन्नई बंदरगाह। उसके बाद विशाखापत्तनम, देश का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? विशाखापत्तनम।
विशाखापत्तनम है, ध्यान रखेंगे आप। पारादीप ये लैगून बंदरगाह है, यहाँ से कोयला और लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है। पारादीप कहाँ पे? उड़ीसा में साथियों। इन्नौर बंदरगाह कामराज बंदरगाह कहा जाता है, सबसे बड़ा कंप्यूटराइज बंदरगाह है। कौन सा? के कामराज बंदरगाह इन्नौर में, और यहाँ से कोयले का आदान प्रदान किया जाता है मित्रों। ये अभी आप 10 बंदरगाहों की चर्चा हो गई। 11वां श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह, ये जो है नदी पत्तन है, ये कहाँ पे है? कोलकाता में, हुगली नदी के तट पे बनाया गया है साथियों। हल्दिया बंदरगाह यह है जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह का सहायक बंदरगाह है, यहाँ से तेल एवं कोयला का निर्यात किया जाता है। उसके बाद एक बंदरगाह पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह है, जो केंद्र शासित क्षेत्र पे है, वो कहाँ पे है? बंगाल की खाड़ी में है साथियों। तो इस तरह से कुल 13 बंदरगाहों की, जो बड़े बंदरगाह हैं, कुल 13 बंदरगाहों की चर्चा की जाती है। अब देखिए मित्रों, एक अभी सरकार की एक योजना, आप जरा से यहाँ समझिए। कोची बंदरगाह से या तूतीकोरिन बंदरगाह से अगर जाना हुआ चेन्नई, तो इतनी बड़ी दूरी तय करना पड़ता है। इसके लिए सरकार ने क्या काम किया? एक योजना लाई, सेतु समुद्रम परियोजना, 2 जुलाई 2012 को। क्यों ना यहाँ राम सेतु को जो है काट कर और यहाँ से एक रास्ता बनाया जाए, और ये कहीं न कहीं से डीजल का जो कंटेनर जलते हैं जहाज को ले जाने में, एक शॉर्ट रास्ता हो जाए मित्रों। आप इसको देख सकते हैं, दूरी कम हो जाएगी। तूतीकोरिन से चेन्नई जाने में महज कम से कम समय लगेगा, जो श्रीलंका को क्रॉस करके जाना पड़ता है। ये जो है, ये कौन सी परियोजना है साथियों? यह है सेतु समुद्रम परियोजना, जो अभी विचाराधीन है, मामला चल रहा है, विवादित हो गया था। एक सागरमाला परियोजना है, 25 मार्च 2015 साथियों। मित्रों ये देखेंगे आप, इस तरह से तटवर्ती क्षेत्र को एक सिस्टम से बांधने के लिए एक सागरमाला परियोजना की चर्चा की जा रही है। ये भी बहुत ही क्रांतिकारी योजना है, जो पूरे बंदरगाहों को एक साथ एक नेटवर्किंग से जोड़ देगी। उसको कहा जाता है सागरमाला। 25 मार्च 2015 को इस परियोजना की आधारशिला रखी गई। साथियों आप देखेंगे कि भारत में जो जल परिवहन है, यह नदी, नहरें, इन सब से कुछ कम मात्रा में होता है, लेकिन एक समुद्र से, समुद्र के रास्ते से देखिए आपकी, जिसके पास 13 बड़े बंदरगाह हो, तो बंदरगाहों से भारत का अंतर्राष्ट्रीय वजनी सामानों को यहाँ से ले जाया जाता है। लाद दीजिए इस पे, धोने के लिए बड़े बड़े कंटेनर हैं, जो 6-6 महीने तक लगते रहते हैं, 6-6 महीने तक खाली होते रहते हैं। तेल का आयात भी इन्हीं रास्तों से किया जाता है। तो यूं कह लीजिए कि ट्रांसपोर्ट के मामले में, इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट के मामले में सबसे बड़ा अगर योगदान किसी का है तो जहाज रानी का है, और ये इनमें जो है इन 13 बंदरगाहों का बहुत बड़ा योगदान है। जय हिंद साथियों।